केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित विनियम पोर्ट ग्लोबल शिपिंग में एक नया ग्लोबल हब बनकर उभर रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तिरुवनंतपुरम से सांसद और संसद की विदेश मामलों पर स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हो? आपने एकदम ठीक, आपने एक ट्वीट किया है और ये विनियम पोर्ट में जो जहाज़ों की जो आवाजाही है वो बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ वहाँ पर डॉक करना चाहते हैं, स्पेस नहीं है। इसका शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या महत्व है? तो ये बात यह है कि हमारे देश में ट्रांसशिपमेंट यानी कि इतने बड़े पोर्ट्स जैसे कि कंटेनर्स आ सकें, ऐसे पोर्ट्स बहुत कम थे। और हमारे देश में स्पेशली दक्षिण भारत में सारे गुड्स जो आते हैं कोलंबो से, ये दुबई से आते थे और दूसरे तरफ से सिंगापुर से। तो इसका मतलब यह है कि भारत में एक पोर्ट की कमी थी। हम लोग केरला में ये महसूस हो गया। विलियम एक बहुत बहुत पुराना पोर्ट है, रोमन एम्पायर के समय, मतलब 2000 साल पहले का। उस ज़माने में बोट्स आते थे विलियम में, क्योंकि वहाँ तो पानी काफ़ी गहरा है। उनका अनड्रेज डेप्थ, मतलब ड्रेजिंग बिना करके भी 20 मीटर से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एरियाज़ में 24 मीटर तक पानी गहरा है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े शिप्स, सबसे बड़े अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल जो कहते हैं, वो भी आ सकते हैं। भारत में ऐसे और कोई पोर्ट नहीं जिसमें इतनी गहराई है। तो विनियम का एक और एडवांटेज है कि इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जो होते हैं, वहाँ से सिर्फ 8 से 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी है विनियम। इसलिए शिप्स को आना बहुत सुविधा है। अब भी हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि कोलंबो, दुबई, सिंगापुर ये सारे स्थापित किए थे बहुत बहुत साल पहले, और लोगों को वहाँ जाने का आदत भी मिल गया था। लेकिन विनियम के आने के बाद अभी दबाव बहुत हो गया। दुबई में तो आना जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये गल्फ़ में पड़े हैं जहाँ युद्ध चल रहा है, और कोलंबो की कैपेसिटी भी अभी लिमिटेड है। तो अभी जहाज़ें हमारे वहाँ आने शुरू करके जगह मांग रहे हैं, जो हमें कभी भी अपेक्षा नहीं थी कि इतने जल्दी इतने पॉपुलर बन जाएंगे हमारे पोर्ट। हमारे पोर्ट बन के तो कुछ साल ही हुए हैं, कमीशनिंग हुआ कुछ सिर्फ 2-3 साल पहले, लेकिन अभी भी बड़े बड़े जहाज़ आने शुरू हो गए हैं। और मेरी उम्मीद है कि ये युद्ध के कारण हमें सारे अकोमोडेट नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में करीब 100 शिप आए हैं, जिसमें से सिर्फ हम करीब 40 को अकोमोडेट कर सका, और 60 को कहने लगे सॉरी हमें जगह नहीं है। हम अभी भी एक्सपेंशन करने वाले हैं। ये अडानी पोर्ट्स का पोर्ट है, वो लोग एक्सपेंशन फ़ेज़ 2 आरंभ किया है, और मेरे ख्याल में करीब 28 तक, मतलब 2 साल 2.5 साल में वहाँ भी वो भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमें और शिप्स आने के लिए जगह मिलेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है भारत के लिए कि लोग समझें कि भारत में ऐसा एक इलाका है, ऐसा एक पोर्ट है जो सुविधा है लोगों को, जहाँ कैपेसिटी है और बढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ शांति समाधान भी है। लेकिन अब आपको बिना तकलीफ से, बिना युद्ध के चिंता से आप आ सकेंगे। तो भविष्य में ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में विनियम का विकास करना भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, और ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पिछले 7 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जहाज़ों की आवाजाही बाधित हुई है। अभी फिर से ईरान ने सभी जहाज़ों को वहाँ पर रोक दिया है, और आपको लगता है कि इसकी वजह से जो पूरी शिपिंग रूट्स हैं, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल रूट्स रही हैं कार्गो जहाज़ों की, उनकी आवाजाही जो बाधित हुई है, इस संदर्भ में एक अवसर है भारत के लिए कि आपके विनियम पोर्ट जैसे जो पोर्ट्स हैं उनको और हम विकसित करें और विस्तार करें? बिल्कुल। और बात यह है कि जो जहाज़ हॉर्मुज़ नहीं जा सके, या गल्फ़ के मतलब बहुत बहुत पोर्ट से, वहाँ तो ऐतिहासिक जगह है जहाज़ों को जाने के लिए। आजकल जब युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड भी हो रहा है, तो नेचुरली जहाज़ को कहीं और रुकना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि उसी रूट पे अगर विनियम आ सके, तो जब उनको क्लियरेंस मिलेंगे कहीं और जाने के लिए आराम से जा सकते हैं। और जो जहाज़ भारत के लिए गुड्स लेके आके थे, वो लोग विनियम में भी डिसम्बार्क करके हमारे गुड्स को वहाँ छोड़ सकते हैं। ये है उनकी उम्मीद। अभी देखिए, भारत ये सारे चीज़ें करने के लिए पूरा तैयार नहीं है। ये तो एक आरंभ है विनियम की कहानी, लेकिन मेरे ख्याल में इसका महत्व हम समझ सका एक और बार हॉर्मुज़ के और गल्फ़ के युद्ध के कारण। और मेरे ख्याल में
हमें एक्सेलरेट करना चाहिए कि विलियम से ज़्यादा रेलवे लाइन, ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी सब करने से गुड्स जब आएंगे भविष्य में पूरे दक्षिण भारत के लिए और शायद ज़रा सा दूसरे राज्यों के लिए भी ये उपयोगित हो सकता है। राइट। एक छोटा सवाल था जो घटनाक्रम कल देखने को मिला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां पर आईआरजीसी के गार्ड्स ने फायरिंग की है 2 इंडियन फ्लैगशिप पे। कंसर्न है कि इस संकट के दौर में जब ईरान बार बार ये कहता रहा है कि हम भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को नहीं रोक रहे हैं, उसके बाद रोकने की ज़बरदस्ती कोशिश, फायरिंग की गई। ये तो अच्छा हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, भाग्य है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब युद्ध चल रहा है कोई भी किसी भी आदमी और जहाज या हवाई जहाज या कोई भी कुछ आने जाने में ऑलवेज रिस्क है, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी जहाज़ को जाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जब हम पैसे देते हैं जाने के पहले, उसका मेरे ख्याल में 2 या 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा उनका इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि जब हम सरकार से बात करते हैं वो लोग कहते हैं कि भारत के खिलाफ हम नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके जहाज़ जा सकेंगे। लेकिन लोकल लेवल पे जो क्लियरेंस मिलना है वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो कहते हैं आईआरजीसी, उनसे मिलना है। वहाँ शायद कोई कम्युनिकेशन के तकलीफ हो सकते हैं। युद्ध तो चल रहा है, तो नेचुरली शायद इसके बीच में कोई भी मैसेज जो नीचे तक नहीं पहुँचा कल, इसके वजह से ये लोग जहाज़ देखा फायरिंग करने लगे। मेरे ख्याल में उसके बाद हम ईरान के एम्बेसडर से बात किए दिल्ली में, और संदेश वहाँ पहुँच गया और आज मेरे ख्याल में एक जहाज़ आ सका। तो ये भी है कि हमको देखना चाहिए कि कम्युनिकेशंस के रिस्क के अनुसार सोच समझ के सारे क्लियरेंस मिल के ही जाना है, क्योंकि हमें तो वैसे भी हम जहाज़ को बिल्कुल नुकसान नहीं करना चाहेंगे, और कोई व्यक्ति का, कोई इंडियन सेलर का उनको जान को खतरे में नहीं रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेट रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को आपने बहुत करीब से देखा है। सीज़ फायर की अवधि खत्म हो रही है वेडनेसडे को। हाउ डू यू सी द सिचुएशन इवॉल्व अभी, क्योंकि एक खतरा बढ़ रहा है कि फिर से युद्ध शुरू हो सकता है? देखिए, मैं काफ़ी चिंतित हूँ, क्योंकि कल तक तो एटलीस्ट उम्मीद थी कि ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया उस उम्मीद। मेरे ख्याल में कुछ ब्रीफ मीटिंग है और उसके बाद कहा कि नहीं, अभी नहीं, आगे नहीं जाएंगे। ईरान कह रहे हैं कि अमेरिका अनरीजनेबल है, अमेरिका कह रहे हैं कि ईरान की डिमांड ज़्यादा है। तो इस हाल में कोई टॉक्स नहीं हो रहे हैं। अगर बुधवार के पहले कोई दूसरे फॉर्मूले की बुनियाद में टॉक्स फिर शुरू नहीं हुए तो मेरे ख्याल में युद्ध, सीरियस युद्ध, बॉम्बिंग वगैरह फिर शुरू होंगे। और हमारी चिंता यह है कि पिछले बार ये सीज़ फायर के पहले जो ट्रम्प साहब कह रहा था कि वो पूरी सिविलाइजेशन को वो मतलब ख़त्म कर देंगे, इस किस्म की बातचीत तो बहुत ख़तरनाक है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं, दुनिया के लिए। और मेरे ख्याल में हमारे जो इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, जो हमारी सिस्टम है, जो एटलीस्ट कम से कम कोई रूल्स के अनुसार आपके युद्ध भी लड़े, ये सारे अगर आप होके एक पूरा देश के बर्बाद के बारे में आप बोल रहे हैं तो ये चिंतित बात है। मेरे ख्याल में बुधवार के पहले अगर इन दोनों जो पाकिस्तानी मीडिएशन के साथ कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे देशों भी, जैसे फ्रांस और भारत बात कर रहे थे आपस में, अगर दूसरे देशों में इन्वॉल्व होकर अमेरिका से कहें कि देखिए ये सिविलाइजेशन के अंत करने वाले, ख़त्म करने वाले बातें मत कीजिएगा, कोई भी तरीके से आप कोई भी माध्यम से ईरानियंस के साथ बात करनी चाहिए। ये दुनिया के हित में है, रीजन के हित में है, और भारत भी ये कह सकते हैं कि हमारे भी हित में है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी गोपाल प्रजापति के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।